वेलकम टू शिक्षा नेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस साइड मोनिका, योर फिजिक्स एजुकेटर। एंड बेटा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबको पता है मैम, लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को बोलते हैं। बट बेटा आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सो क्या होता है बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ? आपको पता है, आपका जो इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपनी स्टेट में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। एंड कोई ऑब्जेक्ट बेटा अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में है, मींस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो उसी स्पीड से मूव करते हुए रहना चाहता है। एंड किसी भी बॉडी की ये टेंडेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं उसका इनर्शिया। क्लियर? एंड फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया पर ही बेस्ड है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी बेटा अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, आपका मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ओके, तो डेफिनेशन क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। एंड कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो वैसे ही मूव करता रहेगा। कब तक? until and unless an external unbalanced force act on it. Okay, जब तक उस पर एक अलग से अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा। देखो आपको पता है जो बैलेंस फोर्स की सिचुएशन होती थी, हमने पढ़ा था, आपका कोई बॉक्स है बेटा, अगर वो रेस्ट पर है, आपका कोई बॉक्स अगर रेस्ट पर है, आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, है ना। अब क्योंकि आपका जो बॉक्स है आपका सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये हमारे पास एक कांटेक्ट फोर्स होगा सरफेस और बॉक्स के बीच में। तो आप फोर्स लगाओगे तो सरफेस भी फोर्स लगाता है बॉक्स पर, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो उसके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो आपका एक फोर्स लगेगा जो कि बेटा आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों बराबर हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। समझ में आया? तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर हमको स्टेट को चेंज करना है तो हमें जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड करना होगा। मींस आपके पास कुछ ना कुछ नेट फोर्स होना चाहिए। मान लो आपका जो बेटा एफ है, अगर वो ग्रेटर है आपका फ्रिक्शनल फोर्स से, तो इस केस में आपका जो बॉक्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तब आपका बेटा बॉक्स मूव करेगा। लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही स्टेट में रहेगा। ये है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बेटा? इनर्शिया इज द टेंडेंसी, एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। मींस वो जिस भी स्टेट में है, अगर वो रेस्ट में है, अगर वो मोशन में है, तो वो सेम ही स्टेट में रहना चाहता है, चेंजेस को रेजिस्ट करता है। If an object is at rest, अगर वो रेस्ट पर है, it will remain at rest, okay, and if it is moving, it will continue to move। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी बेटा। कुछ एग्जांपल इनर्शिया का आपने देखा होगा रियल लाइफ में, जैसे बस आपकी मूव कर रही है बेटा, सडनली रुक जाती है ना, तो क्या होता है, आप जो है आप उसके साथ आगे की तरफ झुक जाते हो, आपको एक जर्क फील होता है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कैसे? जैसे मान लीजिए बेटा आपने आप एक ट्रेन है, आपकी जो भी बस है, आप इसमें बैठे हो, बहुत ही, तो आपकी कोई भी बस है, ठीक है बेटा, आप बस में बैठे हो, ठीक है। अब बस आपकी मूव कर रही है, जब बस मूव करती है तो क्या होता है, अब सडनली उसने ब्रेक सप्लाई कर दी, तो आपकी बस मूव कर रही थी ना, आपकी बॉडी भी मूव कर रही थी। जितनी स्पीड से आपकी बस मूव कर रही थी उतनी ही स्पीड से आपकी बॉडी, आप जो बैठे हो उसमें आप मूव कर रहे थे। अब सडनली क्या हुआ, ब्रेक्स लगा दी। जब ब्रेक्स लगाते हैं तो क्या होता है बेटा, जो आपका बॉडी पार्ट बस के टच में है, फॉर एग्जांपल फीट जो है आपके, क्योंकि बस को टच कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपके फीट तो रुक जाएंगे बस के साथ, लेकिन जो अपर बॉडी है ये क्या करेगी बेटा, आगे की तरफ ही मूव करते रहेगी। इसकी वजह से आपको झटका लगता है। किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये होता है आपका इनर्शिया। सडनली आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आपकी बस है बेटा, अब वो आपकी रेस्ट में है, सडनली मूव करती है। अब रेस्ट में है तो आप भी रेस्ट में हो, अब वो मूव करना स्टार्ट करेगी, तो आपके जो पैर है बेटा वो तो बस के साथ मूव कर जाएंगे, लेकिन अपर बॉडी का क्या, जो आपकी अपर बॉडी होगी वो पीछे की तरफ आपकी झुक जाएगी। तो आपको एक जर्क फील होता है जो कि आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखा होगा, कार में तो बैठ के चलते हो, तो आपकी कार अचानक स्टार्ट होती है, आपको ऐसे पीछे की तरफ जाते हो, होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको गिवन है आपकी न्यू एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉक्स। मान लो आपके पास कोई बॉक्स है बेटा, एंड वो कैसा है, दैट इज अ मूविंग बॉक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सच बता रही हूँ बेटा, 90% स्टूडेंट्स इसको गलती करके जाएंगे जिन्होंने नहीं उसको कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा होगा। आपका मूविंग बॉक्स है बेटा,
आप उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेट से आपने जो फोर्स लगाया, दिस इज द फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स ए मीन्स अप्लाइड फोर्स है, तो क्या हो रहा है, विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर। तो ये आपका फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है, तो फ्लोर और आपका जो सरफेस है उसके बॉटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको बोल रहा है कि आपके दोनों बराबर हैं, तो विल द बॉक्स कंटिन्यू मूविंग और विल इट कम टू रेस्ट। देखो सीधी सी बात है, बॉक्स है, मूव कर रहा था, आपने कुछ फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, दोनों आपस में बराबर हैं। अब बच्चे बोलेंगे मैम दोनों बराबर हैं मतलब बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो रेस्ट में रहेगा। बेटा बैलेंस फोर्स आपका लग रहा है तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट थी उसमें रहेगा। अभी हमने जो एग्जांपल देखा था यहाँ पे कि आपका जो बॉक्स रेस्ट में था, ठीक है, रेस्ट में था, दोनों बराबर थे तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इस केस में क्या है, आपको क्या बोला कि आपका बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो मूव ही करते रहेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहो, अगर आप मोशन में हो तो मोशन में रहो। कब मोशन में है तो मोशन में रहो, कब बेटा, जब आपका जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो। तो इस केस में भी जो नेट फोर्स है वो तो जीरो ही आ रहा है ना, दोनों तो कैंसिल आउट कर ही रहे हैं, बट ऑलरेडी तो मूव कर रहा था ना, तो वो बोलेगा मूव ही करते रहो। तो आपका बॉक्स बेटा रेस्ट में नहीं आएगा, आपका बॉक्स क्या रहेगा, मूव ही करता रहेगा, इट विल कीप मूविंग विद द सेम स्पीड। क्लियर, समझ में आया? सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट draw position time graph and velocity time graph for an object on which no force is acting। मीन्स आपका जो फोर्स है बेटा वो जीरो है। आप क्या बोल रहे हो कि नेट फोर्स है आपका जीरो, कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, तो नेट फोर्स आपका हो गया जीरो। मैम नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो हम लगाते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा, वो बोलता है कि अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहो, एंड अगर बेटा आप यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहे हो, अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो आप यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करते रहोगे। अब आपको ग्राफ बोला है, ग्राफ में क्या बोला कि बेटा आपको दोनों के ग्राफ बनाने हैं, तो आप सिर्फ एक स्टेट का ग्राफ नहीं बनाओगे कि रेस्ट का ग्राफ बना देते हैं, मैम कोई फोर्स नहीं लग रहा तो रेस्ट में ही रहेगा, नो, रेस्ट में रहेगा बट साथ में आपका यूनिफॉर्म मोशन भी तो होगा, तो दोनों के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। लेट्स से हमारे पास फर्स्ट केस में हम देखते हैं आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आपका वीटी ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपके पास बेटा दो सिचुएशन है इसमें। तो पहली सिचुएशन है अगर आप रेस्ट में हो, अगर आप एट रेस्ट हो तो क्या होगा, एंड सेकंड है अगर आप मोशन में कर रहे हो इन यूनिफॉर्म मोशन, तब आपका ग्राफ कैसे आप प्लॉट करोगे। समझ में आया? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बेटा दो कंडीशंस के बारे में बात करता है, सिर्फ रेस्ट के बारे में बात नहीं करता है। तो आपने बोला कि मैम यहाँ पे हम पोजीशन टाइम बनाते हैं, ये आपका पोजीशन टाइम होगा, ये आपका वेलोसिटी टाइम होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज योर वीटी ग्राफ, that is x axis, that is y axis, okay, this is x axis, this is y axis, this is v, this is t। आपको पता है ना ग्राफ को हम रीड करते हैं फ्रॉम y टू x, तो y पे क्या लिखोगे जो पहले होगा, दैट इज y पे आपने लिखा v। ऐसे सिमिलरली बेटा यहाँ पे आप लिखोगे पोजीशन, मैं पोजीशन के लिए p लिख दे रही हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ, अगेन दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, इतना तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। अब देखो आप कह रहे हो बेटा कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है मैम रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा ना, तो पोजीशन कैसे चेंज होगी, मैंने बोला मैं रेस्ट पे हूँ, 5 मिनट बाद देखोगे तब भी मैं रेस्ट पे हूँ। टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जहां आप थे आप वहीं रहोगे, टाइम आपका चलता जाएगा। तो बेटा अगर मैं आपको बात कर रही हूँ कि आप रेस्ट पे हो, तो आप बेटा मान लो पहले आप यहाँ पे थे, तो टाइम तो आपका जा रहा है, लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो कैसी है बेटा, वो सेम है, आपकी जीरो है तो आप जीरो पर ही हो, ठीक है, तो पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है मैम, अब वेलोसिटी का क्या होगा बेटा, अब आप मूव ही नहीं कर रहे, आप मूव ही नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट पे हो, तो कोई वेलोसिटी होगी, आप बोलोगे नहीं होगी, तो टाइम तो होगा, बट टाइम के साथ आपकी जो वेलोसिटी है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे, अगेन अगर आप जीरो पे थे सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, अब बेटा अब आप मूव कर रहे हो, अब आप यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब आप सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो एंड यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता था मैम, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते थे, वेलोसिटी सेम रहती थी। समझ में आया? तो वेलोसिटी आपकी जितनी भी होगी, पहली बात तो आपकी जो बेटा वेलोसिटी है वो जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। जीरो होती है जब आप रेस्ट में होते हो, आप मूव ही नहीं कर रहे। आपने बोला कि मैम मेरे पास जो वेलोसिटी है वो v है,
मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, सेम स्पीड मीन सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो आप बोलोगे मैम टाइम के साथ वेलोसिटी हमारे पास चेंज नहीं होगी, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब आपकी यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन, मैम बार बार तो बोल रहे हैं कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। लेट्स से 0 है एंड आपने 1 सेकेंड में कवर किया 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, 1 सेकेंड में 1 मीटर, आपने 2 सेकेंड में कवर किया यहाँ पे 2 मीटर। ओके, सो आपका ग्राफ बेटा कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। आपने बोला 3 सेकंड में बेटा, 3rd सेकंड में आपने देखा कि आपने डिस्टेंस कवर किया कितना, 3 मीटर, तो आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। आपको पता भी है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, आपका जो फर्स्ट लॉ है 2 चीजों के बारे में बात करता है, रेस्ट पे है तो रेस्ट में बात करेगा, एंड यूनिफॉर्म मोशन में हो तो यूनिफॉर्म मोशन में रहोगे, इस पे बात करेगा जब तक फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स लगते ही क्या हो जाएगा, जैसे अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो आपका बेटा सेकंड लॉ आपका आ जाता है एक्शन में, तो आपको बता देगा कि कितना फोर्स लग रहा है, वो सेकंड लॉ बताता है जो आपका होता है लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे आपका मोशन है बेटा वो यूनिफॉर्म है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मैं जब बोल रही हूँ बार बार की वेलोसिटी सेम है, सेम है, सेम है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो आपका वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं होता, आपकी वेलोसिटी सेम रहती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आप खुद बता दो मैम, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बार बार तो आप बोल रहे हो वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, पर यूनिट टाइम आपका कितना वेलोसिटी में चेंज है। आप कह रहे हो कि मैम चेंज नहीं है, ठीक है, तो चेंज आपका 0 है, तो बेटा आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स आपका जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है। एंड आपको पता है मैम अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई फोर्स कैसे एक्ट करेगा, समझ में आया। तो आपका जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो क्या बोलेगा, आप बोलोगे कि नहीं आपका कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्या आप एक्सप्लेन करोगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, स्पीड के साथ डायरेक्शन, मींस ना तो आपकी स्पीड चेंज हो रही है ना आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मींस एक्सेलरेशन ही नहीं है। So its speed and direction do not change, therefore the acceleration is 0. कोई acceleration ही नहीं है। And according to Newton's first law, if acceleration is 0, that means there is no force that is acting on the object. So the net force acting on the object is 0. Okay? क्लियर? तो बेटा कुछ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, अच्छा वेरिएबल होती तो मैम चेंज होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एंड अगर बेटा आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती है तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, तब भी एक्सेलरेशन होगा, वो आपका सेकंड लॉ पे पहुंच जाएगा। फर्स्ट पे तो बोलो बेटा कि आपके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, सपोज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो आपको समझ में आ रहा है अगर आपको बोलता है कि नो फोर्स इज एक्टिंग, दैट मींस आप फर्स्ट लॉ को कंसीडर करोगे। अब आपको बोल रहे हैं कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल। आपको पता है मैम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहा है, तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इफ एट रेस्ट, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा। बात तो सही है, आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, तो ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है आपका। सेकंड बेटा, ऑब्जेक्ट केप keeps moving with the constant velocity if already moving, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा, ये बात भी सही है। दूसरी बात यही थी तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब कह रहा है कि एक्सेलरेशन है आपके पास, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है मतलब क्या है, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। आप बोलोगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करोगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो बेटा आपकी ये वाली पोजीशन, ये वाला जो कंडीशन है वो एकदम आपकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सेलरेशन है दैट मीन्स आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है ही नहीं। फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ओके, तो आपका बेटा ये पॉसिबल नहीं है, बाकी दोनों सिचुएशन आपकी पॉसिबल है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है इन द रियल वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर नो फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, बेटा ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी तो सबको खींच रही है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसपे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्सेज a condition can be achieved where the net force on the object is 0। आपने बोला बेटा कि ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। नेट फोर्स क्या है, 0। हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था मीन्स जब भी आपका नेट फोर्स 0 होता है तो वो आपके बैलेंस फोर्सेज होते हैं,
ठीक है, वो आपके बैलेंस फोर्सेस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ओके, मीन्स आपका जो नेट फोर्स है वो 0 है। एक्सप्लेन विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब आपने देखा होगा, मैं बार बार आपको बोलती हूँ बेटा आपके पास एक टेबल है, टेबल पे आपने बुक रखी है, आपने बॉक्स रखा है। अब जो बुक है बेटा वो आपकी मूव नहीं करती, आपकी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी। क्यों है वो रेस्ट पे? क्योंकि बेटा आपके जो बुक है देखो उस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी उसको खींच रही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक और फोर्स भी लगता है जो कि टेबल लगाती है, ठीक है। आपके पास एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगता है। अब जो ये दोनों फोर्स होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं बेटा? बैलेंस्ड होते हैं। जब बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता ही नहीं है। समझ में आया? तो बेटा एक सिचुएशन तो ये है कि फोर्स तो लग रहे हैं बट स्टिल आपका नेट फोर्स 0 है। क्लियर? तो फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है, तो आप लिख सकते हो अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल। अगर आपके पास कोई बुक है बेटा आपने टेबल पे रखा है, सो द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल, पहला कौन सा होगा? आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करेगा उसके वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। आपके पास टेबल है, आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, तो बुक पे एक फोर्स लग रहा है जो कि आपका उसके वेट दैट इज mg के इक्वल होगा। एंड बेटा एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द टेबल एक्ट अपवर्ड। अब जो टेबल है वो फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो आपका अपवर्ड एक्ट कर रहा है। सो दीज टू फोर्सेज आपके इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। तो जो आपका नेट फोर्स है बेटा वो कितना आ जाता है? 0। ओके, तो आपका जो नेट फोर्स है 0 है। आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो आप ये लिख सकते हो। सेकेंड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के लिए बेटा, कि बॉक्स पुश्ड ऑन द फ्लोर, वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अगर आपके पास कोई बॉक्स है बेटा एंड आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स लगाया, जब हम फोर्स लगाते हैं तो आपका जो सरफेस जिसके कांटेक्ट में है वो भी फोर्स लगाता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपका जो फोर्स जो आप लगा रहे हो, आप जो अप्लाई कर रहे हो फोर्स, ठीक है, अगर वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है तो आपको पता है मैम दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स आपका 0 निकल के आता है। तो आपका जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा, आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए। आई होप बेटा आपको जो फर्स्ट लॉ है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना ही है, या तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे कि भाई बताओ क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। वहां पे आपको इनर्शिया को एक्सप्लेन करना है कि इनर्शिया क्या होता है, आपको बताया था। अच्छा, सबसे पहले किसने बताया था आपको इनर्शिया के बारे में? आपके साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलीलियो। ओके, तो न्यूटन ने क्या किया था, उनके ही जो उन्होंने लॉज बताए थे बेटा उनको रीफ्रेम किया था। ओके, लॉज के फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया था। ओके, एक सिस्टमेटिकली। तो ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, अगर आपको लगता है कि मैम किसी और टॉपिक पे आप वीडियोस लेके आओ, यू कैन सजेस्ट मी द टॉपिक्स एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शिक्षा नेशन को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।